हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 ऑफिशियल पेपर 2023। 28 जून 2023 को दिन बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ऑल 25 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे, इन सारे ही क्वेश्चंस को वन बाय वन करके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ये इस पर्टिकुलर सीरीज का सेट नंबर 7 है। बाइलिंगुअल मैं आपके साथ पर्टिकुलर सेट को डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो इस टाइप के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि आपको एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है तो आप इस पर्टिकुलर बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है कि संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम जिनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, जो मिक्सचर बोल सकते हैं कि इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। तो ये कौन थे आपके फेमस पर्सनैलिटी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। तो याद रखिए ये आपके कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इमेज है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे पर्सनैलिटी थे? जिस इंस्टीट्यूशन में उन्होंने पढ़ाई करी थी वहीं के बोल सकते हैं कि 1851 में जो है 1851 में इनको प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया था इस पर्टिकुलर संस्कृत कॉलेज के। उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था रेडिकल चेंजेस बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर में और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि जो टीचिंग मेथड्स में आपके संस्कृत कॉलेज में। और उनके द्वारा अलाउ भी किया गया था जो भी आपके नॉन ब्राह्मण्स थे जो है संस्कृत कॉलेज में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका रजिया सुल्तान का जो टॉम्ब जो है बेसिकली आपको हरियाणा स्टेट में देखने को मिलेगा। ये आपका टॉम्ब जो है किस बिल्डिंग मटेरियल से मिलकर के बना है? रेड सैंडस्टोन या फिर ग्रेनाइट, मार्बल या फिर बेक्ड ब्रिक्स। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये बेक्ड ब्रिक से मिलकर के बना है। आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास में आपका ये फर्स्ट वुमेन थी जो बोल सकते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पे बैठी थी। क्लियर। और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये इल्तुतमिश का संबंध बोल सकते हैं कि आपका ये दिल्ली डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, देन आपको खिलजी वंश, देन आपको गुलाम खिलजी तुगलक, देन आपको सैयद वंश, देन लास्ट आपका दिल्ली सल्तनत लोधी वंश देखने को मिलता है। क्लियर। तो आपके ये स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश के संस्थापक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं और इसी डायनेस्टी से आपके बिलोंग करते थे आपके इल्तुतमिश। तो इनकी पुत्री का नाम है आपका रजिया सुल्तान। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश चाहते थे कि इनकी जो आपकी लड़की रजिया सुल्तान सिंहासन पे बैठे, और लेकिन इनका भाई रजिया सुल्तान का भाई जो बेसिकली बहराम शाह था वो चाहता था कि वो सिंहासन पे बैठे। तो दोनों में विद्रोह हो गया और बोल सकते हैं कि जो है अभी उस समय के जो भी विद्वान थे इनके खिलाफ जो विद्रोह किया गया था बोल सकते हैं कि रजिया सुल्तान के। और ये उसी समय रजिया की जो है बोल सकते हैं कि उन्होंने शादी भी करी थी अल्तुनिया। अल्तुनिया से आपसे गेम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय वो कहाँ का गवर्नर था? तो भटिंडा का। क्लियर। और जिसके बोल सकते हैं कि अल्तुनिया जो है इसकी शादी हुई थी बोल सकते हैं कि रजिया सुल्तान से। और ये आपका जो बहराम के द्वारा जो है बेसिकली जो है वो विद्रोह किया गया था और बेसिकली रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में हुई थी 14 अक्टूबर 1240 एडी को। क्लियर। और उसके बाद से इसका जो टॉम्ब जो है बैक्ड ब्रिक्स और उसके साथ साथ ये लाइम मोटर से मिलकर के बना है। और इसके आसपास आपको एक मस्जिद और एक वेल देखने को मिलेगा। वेल मींस आपका कुआं होता है इस पर्टिकुलर टॉम्ब के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर आपका जो है कौन सा आपका इनिशियली बोल सकते हैं कि आपका ये सबऑर्डिनेट अधीन बोल सकते हैं कि आपके जो कर्नाटक के आपके चालुक्य वंश के अधीन हुआ करते थे, ऐसे आपको बताना है। क्वेश्चन राष्ट्रकूट, सातवाहन या फिर प्रतिहार या फिर पाल वंश। तो याद रखिए बेसिकली आपके राष्ट्रकूट पहले आपके जो है ये सबऑर्डिनेट हुआ करते थे आपके कर्नाटक के चालुक्य वंश के। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट आपके सबऑर्डिनेट थे चालुक्य ऑफ कर्नाटक और उसके साथ साथ ये इसके फाउंडर कौन थे आपके जो है राष्ट्रकूट वंश के? तो दंती दुर्ग। दंती दुर्ग आपके एग्जाम से पूछा जाता है और इनके द्वारा जो है हराया गया था चालुक्य वंश को और ये हिरण्यगर्भ रिचुअल जो है परफॉर्म किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। हिरण्यगर्भ जो आपका रिचुअल्स यज्ञ बोल सकते हैं किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? तो दंती दुर्ग के द्वारा। क्लियर। और ये बेसिकली आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रकूट उस समय आपके इंडिया में पावरफुल थे बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ मिलिट्री पावर्स और उसके साथ साथ आपके रिचुअलिस्टिक एक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शाहिद परवेज खान, उसके साथ साथ आपके बुद्धादित्य मुखर्जी, उसके साथ साथ अनुष्का शंकर और ये हरा शंकर भट्टाचार्य, ये आपके जो है किस बोल सकते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? फेमस प्लेयर आपको बताना है। वीणा बजाते हैं या फिर सितार या फिर मोहन वीणा या फिर सूरबहार। तो इनका संबंध आप इन चारों पर्सनैलिटी को देखेंगे। शाहिद परवेज खान
बोधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और उसके साथ साथ हरा शंकर भट्टाचार्य, इनका संबंध यह सितार इंस्ट्रूमेंट से। आप इस इमेज पे फोकस कीजिए, बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, इस पर्टिकुलर स्लाइड से पूछा भी जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि सितार जो आपका एक प्लग्ड स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, इट मींस इसमें आपको धागे देखने को मिलेंगे। क्लियर? जैसे कि आपका एक परकशन इंस्ट्रूमेंट भी होता है, लेकिन ये आपका जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपका सितार। और ये सितार के आविष्कारक किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पे फेमस प्लेयर देख सकते हैं, शाहिद परवेज खान, बोधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ये तो वही आपके रिपीट हैं। हरा शंकर आपके जो है भट्टाचार्य। रविशंकर का नाम आपके एग्जाम से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अन्नपूर्णा देवी का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद से विलायत खान भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहिद परवेज खान और उसके साथ साथ निशांत खान, इमरान खान और ये अंजन आपके चट्टोपाध्याय। तो आप इंपॉर्टेंट में से मैं आपको बता दूं, रविशंकर का नाम आपको याद रखना है, कभी नहीं बोलना है, आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है सितार प्लेयर रविशंकर। और उसके बाद आपको याद रखना है कि विलायत खान और ये आपके चारों तो पूछे ही जा चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना है कि बेसिकली आपका ये कौन सा ऑपरेशन बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आपका जो है जो भी इंडियन सिटीजन्स थे, भारतीय नागरिक को जो है बेसिकली खाली करवाया गया था। बेसिकली जब रूस बोल सकते हैं कि यूक्रेन पे जब रूस ने आक्रमण करी थी, हमला हुआ था ना, बेसिकली आपका रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन तपस या फिर ऑपरेशन एक्वेरियस। तो ये बेसिकली कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन के द्वारा जो है बेसिकली जितने भी आपके इंडियन सिटीजन्स थे आपके जो फंसे थे, उनको जो है बेसिकली इवैक्यूएट या फिर खाली करवाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन गंगा की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपको कहाँ लोकेटेड है? तो देहरादून में। क्लियर? और ये बेसिकली देहरादून आपको उत्तराखंड स्टेट में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपके स्टैब्लिश जब हुआ था तो इसका नेम बेसिकली आपका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। क्लियर? और ये बेसिकली इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1905, 1908, 1907 या फिर 1906? 1906 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था बेसिकली आपका ये इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको फाउंड किया गया था 1906 में देहरादून में। और इसे हम अब किसके नाम से जानते हैं? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बोल सकते हैं इसका न्यू नेम है आपका ये इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का। और ये किसके अंडर आता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर आता है। और आपको याद रखना है कि इसके द्वारा होस्ट किया जाता है जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी जो, और उसके साथ साथ स्टाफ कॉलेज जो होते हैं, जो बेसिकली आपके जो भी ऑफिसर्स जो होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनके बोल सकते हैं कि ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती है इस पर्टिकुलर कैंपस में, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी द स्टाफ कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही फेमस आपके पर्सनैलिटी का नाम पूछा गया था जिनका संबंध जो है बिलियर्ड्स गेम से है। सौरभ चौधरी, मनिका बत्रा, संकल्प गुप्ता या फिर पंकज आडवाणी। तो ये किनका इमेज है? ये इमेज है पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी का संबंध किस गेम से है? बिलियर्ड्स गेम से है। सौरभ चौधरी आपके शूटर हैं, शूटर समझ रहे हैं ना, निशानबाज, ये आपके निशानबाज हैं, ये आपके सौरभ चौधरी। मनिका बत्रा टेबल टेनिस इनका संबंध है। संकल्प गुप्ता ये चेस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। आप इनको देख भी सकते हैं। सौरभ चौधरी इंडियन शूटर प्लेयर, मनिका बत्रा इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर और ये संकल्प गुप्ता चेस गेम्स, और पंकज आडवाणी आपके बिलियर्ड गेम से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें से कौन आपका ये नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, भारत में कौन नहीं है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको बताना था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SCS। क्लियर? तो इसमें से बेसिकली आपका ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये आपका जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे आपको ध्यान देना है। ये बेसिकली आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे बॉडी को बोलते हैं जिसके बारे में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता है। यूजुअली आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होता है बेसिकली आपका ये डेराइव होता है, बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज जो आपका पास किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, इसको पास करके फ्रेम किया जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या फिर बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव और रिजोल्यूशन के द्वारा भी फॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से आपके दो बॉडीज होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी और उसके बाद से आपका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो स्टैट्यूटरी बॉडी आपका क्या होता है कि जो बेसिकली इसको जो है
इसको लॉ के द्वारा जो है बोल सकते हैं कि लेजिस्लेचर में लॉ को फ्रेम करके पास करके जो है बनाया जाता है, जैसे कि आपका NIA हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, क्लियर। और ये आपका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज आपका हो जाएगा। ऐसे बॉडीज बोल सकते हैं कि जिसका जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसको फ्रेम किया जाता है, जैसे कि आपका नीति आयोग हो गया और ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन था, मकराविलक्कू। मकराविलक्कू फेस्टिवल जो है बेसिकली आपका किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो याद रखिए मकराविलक्कू, मकराविलक्कू, कू आ रहा है ना, तो कू फॉर केरल, ऐसे आप याद रखेंगे। मैं आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में आपको मकराविलक्कू देखते ही आपको केरल याद आना चाहिए। ये बेसिकली आपका एनुअल फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति के दिन बेसिकली इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है केरल में, और ये सबरीमाला का जो मंदिर है उसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आप यहाँ पे श्रद्धालु देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है सबरीमाला टेम्पल में, क्लियर। मकराविलक्कू ये कहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, केरल स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI से बोलते हैं, जो इसका रिपोर्ट आया था 2021-22 के रिपोर्ट में बेसिकली जो भी इंडिया के आपके नेबरिंग कंट्री है उसमें से बेसिकली इंडिया से ज्यादा रैंक कैसे, कितने आपके कंट्री थे जिनका रैंक जो है बोल सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैटेगरी में जो है इंडिया से ज्यादा था। इट मींस वो 72 कंडीशन में था। आपको बताना है 3 कंट्री 1 कंट्री 2 कंट्री 0। तो आपको बहुत जानकर के आश्चर्य होगा, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो बोल सकते हैं कि इंडिया से जिसकी रैंक ज्यादा हो मीन उसकी कंडीशन बोल सकते हैं कि खराब मानी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये 2021-22 के रिपोर्ट में जो है इंडिया का जो है आपका 22 में बेसिकली 132 था, क्लियर। और ये आपका जो है ये आपका 2020 में आपका 130 था इंडिया का रैंक। और रैंक बोल देख सकते हैं यहाँ पे आप जो साउथ एशियन नेबरिंग कंट्री जैसे बांग्लादेश का 129 बोल सकते हैं कि इंडिया से भी आपकी कंडीशन बेस्ट है, भूटान भी का 127 और श्रीलंका 73rd और उसके साथ साथ चाइना 79। तो इन सारे कंट्री का बोल सकते हैं कि कंडीशन आपका जो है ये इंडिया से बेहतर था, क्योंकि रैंक इंडिया से कम था, कम रैंक था, इट मींस कंडीशन बेहतर माना जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और इसे डिफिकल्ट बोल सकते हैं क्योंकि इसका लेवल क्लास 6 to 10 NCERT में देखने को नहीं मिलेगा। आपको बताना था हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ जो होता है किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेक्शन, आपको देखने को मिलेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, और उसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल आपका जो होगा और आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के। तो ये बेसिकली आपको बताना था। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मैं कुछ पॉइंट को मैं समझाऊं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। हाइड्रोजन बेसिकली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि आपका फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, इनके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आप वाटर में देख सकते हैं, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो है वो हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा हम इस डॉटेड लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है, क्लियर। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में देखने को मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली आपका जो है एक प्रॉपर्टी होता है एटम का, क्लियर। तो एटम बेसिकली क्या करता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस गुण की वजह से जो भी आपके शेयर्ड पेयर्ड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या फिर प्रॉपर्टीज या फिर गुण बोल सकते हैं कि ये बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम को, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता इसे हिंदी में कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसमें बेसिकली आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा। आपको ये तो पता होगा ना कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन से ये अपना साझेदारी करता है, पेयरिंग करता है बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो 1 जो है इसके साथ इसकी
बोल सकते हैं कि साझेदारी होगी इस हाइड्रोजन के साथ, तो बचा इसके पास कितना, तो अब तो 5 बचा। लेकिन ये आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ जो है शेयरिंग में ये पार्टिसिपेट कर गया। तो बेसिकली इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन जो बचा, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बेसिकली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली बॉन्ड के फॉर्मेशन में आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आपके बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि किसको हम लोन पेयर कहते हैं और किसको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन यही था, जो आपका इंटरेक्शन जो होता है बेसिकली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और एक मॉलिक्यूल का, और उसके साथ साथ जो आपका हाइड्रोजन एटम जो आपका दूसरे मॉलिक्यूल का होता है, इसी के बेस पे हम बेसिकली डिटरमाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप देख सकते हैं, अमोनिया में भी देखने को मिलता है, NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। H2S बेसिकली आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, जिसकी जो बोल सकते हैं कि दुर्गंध बेसिकली आपका ये सड़े हुए अंडे के जैसे होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का आपका रॉटन एग के जैसे। तो H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए आपका H2S सॉलिड होता है। लेकिन आपका H2O क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें से कौन सा आपका पर्टिकुलर डिजीज कॉज किया जाता है एक्सेसिव आयरन के डिपोजिशन की वजह से, ये बेसिकली आपका अधिक आयरन का जमाव देखने को मिलेगा रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स जो आपके लिवर ऑर्गन का, स्प्लीन और उसके साथ साथ बोन मैरो में। क्लियर। तो कौन सा डिजीज कॉज होता है, पैरास्थेसिया या हीमोसाइडेरोसिस या फिर एरिबोफ्लेवोनोसिस या फिर डर्मेटाइटिस। तो याद रखिए बेसिकली आपका डिजीज कौन सा डिजीज कॉज होता है एक्सेसिव आयरन के डिपोजिशन की वजह से रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स में, लिवर, स्प्लीन और उसके साथ साथ बोन मैरो में आपका डिजीज कॉज होगा हीमोसाइडेरोसिस। फेरस के बारे में, फेरस को बेसिकली आयरन कहते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली आयरन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। ये बेसिकली डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर आपका जो है वो 26 होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। और ये ट्रांजिशन मेटल के बारे में आप याद रखेंगे। ये आपके इसमें 4 सीरीज देखने को मिलेंगे, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स के नाम आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 21 to 30 के एलिमेंट्स आपके 3D सीरीज के अंदर इसको रखा गया है, जैसे कि आपके स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, फेरस 26, आपका कोबाल्ट 27 और ये आपका निकल 28 और उसके बाद से कॉपर आपका 29 एंड जिंक 30। ये आप इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का नाम आप याद रखेंगे, सिंबल भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस मैग्नीज को आपको मैग्नीशियम से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैग्नीशियम से मैग्नीज में, मैग्नीशियम को मैग्नीज से कंफ्यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका 12 होता है और ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। आपको देखने को मिलेगा सेकेंड AS ब्लॉक में। तो ये बेसिकली इसमें और भी एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि आपका बेरिलियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देन आपका स्ट्रांसियम, बेरियम और उसके बाद से रेडियम। और ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रांसियम 38, बेरियम 56 और ये रेडियम का आपका 88 होता है 88। रेडियम को रेडॉन से कंफ्यूज मत करना, रेडॉन का एटॉमिक नंबर बेसिकली आपका 86 होता है और ये बेसिकली आपका ये नोबेल गैसेस से बिलोंग करता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्लियर। तो आजकल पीरियोडिक टेबल से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन के बेस में। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का आपका 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, आपका जेनॉन का 54 होता है और ये रेडॉन का 86 होता है। क्लियर। और ये नोबेल गैसेस को हम बेसिकली इनर्ट गैसेस के भी नाम से जानते हैं और ये बेसिकली आपका ये जीरो ग्रुप से बेसिकली ये बिलोंग करता है। क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जनवरी 2023 में बेसिकली जो आपके KVIC के चेयरमैन कौन बने थे, मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर श्रीएस केडरे या फिर बोल सकते हैं कि जो आपके मनोज कुमार या फिर नागेंद्र रघुवंशी। तो कौन बने थे आपके, मनोज कुमार। आप यहाँ पे इनको इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक जो है किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा लिखा गया, आंग सान स्यू की या फिर महात्मा गांधी, दलाई लामा या फिर नेल्सन
नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखा गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। पूर्व मीमांसा एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ये बेसिकली किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था प्राचीन भारत में, आप ऐसा बोल सकते हैं। व्यास, कपिल, पतंजलि या फिर जैमिनी, तो जैमिनी इसके फाउंडर थे। पूर्व मीमांसा आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। दर्शन है आपके 6 दर्शन, या फिर इसको स्कूल ऑफ फिलोसफी भी बोलते हैं। ये आपके वैशेषिक, तो वैशेषिक के फाउंडर आपके कन्नड़ थे। क्लियर, आपके न्याय के गौतम, और ये योग के पतंजलि, और ये सांख्य आपके सांख्य के आपके कपिल, और ये वेदांत के वेदव्यास, और ये मीमांसा के जैमिनी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो बेसिकली आपका क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का जो बेसिकली आपका कोरोनेशन आपका फेस्टिविटीज हुआ था 1953 में, तो ये बेसिकली इसमें से कौन पर्सनैलिटी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट हुए थे, आप बोल सकते हैं कि डांसर्स जो आपको बताना है। मृणालिनी साराभाई, सितारा देवी, रुक्मणी देवी अरुंडल, या फिर कमला लक्ष्मी नारायणन। तो कमला लक्ष्मी नारायणन आपके पार्टिसिपेट किए थे, बोल सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के कोरोनेशन फेस्टिविटीज में। और ये मृणालिनी साराभाई और उसके साथ साथ ये सितारा देवी, आप बोल सकते हैं कि सितारा देवी का संबंध ओडिसी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। ओडिसी के डांसर सितारा देवी, मृणालिनी साराभाई, और ये रुक्मणी देवी अरुंडल, इनका संबंध भारतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पद्म भूषण अवार्ड जो आपको बताना था फील्ड ऑफ स्पोर्ट में जो है वो दिया गया था 2022 में, तो आप यहाँ पे इनको इमेज में देख सकते हैं। ये आपके जैवलिन प्लेयर है, कौन है आपके, तो देवेंद्र झाझड़िया। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये कूका मूवमेंट बेसिकली इंडिया में जो है कौन सा पार्ट जो अफेक्ट हुआ था इस आंदोलन से, कूका मूवमेंट से, बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर बंगाल। तो ये बेसिकली आपका ये जो है कूका मूवमेंट देखने को मिला था पंजाब स्टेट में। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। कूका मूवमेंट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बाबा राम सिंह के द्वारा। ये बेसिकली आपको पंजाब में देखने को मिला था, और ये बेसिकली आपके ये जो मूवमेंट जो है इसका फाउंडेशन बेसिकली बोल सकते हैं कि जो है दोनों से था, जो पॉलिटिक्स के और उसके साथ साथ रिलीजन से। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टोटल फीमेल लिटरेसी के बारे में जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना था आपका जो है 65.46%। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेंसस से डाटा है जिसको आप याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंसस आपका 2011 ये बेसिकली आपका रिलीज किया गया था न्यू दिल्ली में। आपका ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट आप ये डेट याद रखेंगे 31 मार्च 2011। और ये आपका यूनियन होम सेक्रेटरी उस समय आपके जो है जीके पिल्लई, और उसके साथ साथ उस समय रजिस्ट्रार जनरल कौन थे आपके, और उसके साथ साथ सेंसस कमिश्नर आपके सी चंद्रमौली थे। क्लियर, तो इनका नाम कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। सेंसस 2011 में बेसिकली आपका ये जो है 15वें नंबर का सेंसस बोल सकते हैं, और ये आपका 7वें नंबर का आपका जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस था। क्लियर, और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मोटो क्या था कि आप 2011 सेंसस का आवर सेंसस आवर फ्यूचर। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था आपका 2011 का, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2200 करोड़। क्लियर, और ये फर्स्ट सेंसस आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस आपसे पूछा जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में देखने को मिला था। 2001 से 11 के बीच में आपका ये फर्स्ट डिकेडल ग्रोथ हमें देखने को, फर्स्ट डिकेड जिसमें बेसिकली आपका 1911 से 21 के बीच में ये हमें देखने को मिला था। एक्चुअली ऐड किया गया था, पॉपुलेशन की कमी देखने को मिला था। क्लियर, ये आपका जो कंपेयर टू आपका ये प्रीवियस डिकेड। इंडिया में जो बेसिकली आपका सेकंड रैंक पॉपुलेशन बोल सकते हैं कि 17.64% डिकेडल ग्रोथ देखने को मिला था। चाइना का फर्स्ट रैंक है बेसिकली जो है इसका डिकेडल ग्रोथ कितना है आपका 90%। जो जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे भारत, ऐसे आप याद रख सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ नंबर में मेंशन है। मेल पॉपुलेशन में आप ये परसेंटेज याद रखेंगे 51.54%। फीमेल पॉपुलेशन आप यहाँ पे 48.46%, और उसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 640। टोटल मेल लिटरेसी 74% पूछा जाता है आपके एग्जाम से। मेल लिटरेसी रेट 82.10%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.50%। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। डेंसिटी के बारे में याद रखेंगे आपका जो है 382। क्लियर, 382, और उसके साथ साथ जो है सेक्स रेशियो आपका 943 फीमेल्स 1000 मेल्स पे। क्लियर, और ये चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका 6 इयर्स के बच्चों पे कंक्लूड किया जाता है अप टू 6 ईयर, और ये 919 फीमेल्स। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस पर्टिकुलर डेट का नाम बेसिकली जो पूछा गया था हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के जो आपके सैलरीज एंड कंडीशंस जो आपका सर्विस अमेंडमेंट बिल जो है 2021 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में जो है
मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड सोशल लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू के द्वारा तो किस पर्टिकुलर आपके डेट में जो इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आप याद रखेंगे बेसिकली ये नवंबर मंथ में जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था 30 नवंबर 2021। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिचुअल डांसेस, ये बेसिकली आपका ये कमर ड्राइव जो है बेसिकली आपका ये जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये आपका जो है ये कौन सा आपका जो है डांस परफॉर्म किया जाता है, ये आपका रिचुअल डांस होता है। क्लियर, तो ये आपको बताना है। तो ये बेसिकली आपका 13 ताली होता है। क्लियर, उस पर्टिकुलर रिचुअल डांस का क्या नाम है जो आपका कमर ट्राइब के द्वारा मध्य प्रदेश में इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये बेसिकली आपका 22 क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश बेसिकली आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास किया गया था? 2013 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2015 में? तो याद रखिए आपका ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पास किया गया था 2014 में। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें से कौन सा आपका सहायक नदी नहीं है इंडस रिवर का? तो बेसिकली आपको याद रखना है इंडस के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का नाम। तो पहले तो आपको याद रखना है झेलम, सेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इसमें से जास्कर भी है, हुंजा भी है और उसके साथ साथ आपका गिलगिट भी है। रींद नदी नहीं है, ये आपका जो है इंडस की बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे कि आपका ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आपका ये लद्दाख में देखने को मिलेगा, ये आपका जांस्कार रिवर। क्लियर, और ये आपको जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपके प्लेन्स पंचनाद रिवर, और इसी पंचनाद में आपके जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों रिवर को बेसिकली हम पंचनाद रिवर के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम आप याद रखेंगे श्योक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, श्योक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर का। जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, ये आपके मेन ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर का कश्मीर रीजन में। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम के ये बेसिकली आपकी ये रिवर जो है ज्वाइन होती है एक साथ, और ये बेसिकली आपके इंटर करती है मिठानकोट में, बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में। क्लियर, मिठानकोट के पास से पाकिस्तान में एंट्री करती है, और ये बोल सकते हैं कि इसके बाद इंडस फ्लो करती है साउथ वर्ड्स में, और ये फाइनली आपके इसमें अरब सागर में गिर जाते हैं। क्लियर, ये आपके ईस्ट ऑफ कराची। इंडस की लेंथ कितनी है? तो 2900 किलोमीटर ये आपका ये लॉन्ग रिवर है इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रामसर साइट के बारे में। ये बेसिकली इसमें से किस वाटर रिजर्वायर को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2020। क्लियर, 2020 में। चिल्का लेक उड़ीसा में देखने को मिलेगा, सूर सरोवर या फिर पोंग डैम लेक, ये या फिर सरसई नेवार झील। तो बेसिकली इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर सरोवर। और ये सूर सरोवर को बेसिकली हम कीथम लेक के भी नाम से जानते हैं, आपको आगरा में देखने को मिलेगा। क्लियर, आगरा उत्तर प्रदेश में। क्लियर, जहां पे आपको ताजमहल बेसिकली इस पर्टिकुलर सिटी में आपका ये सिचुएटेड है, आगरा का ताजमहल। लोनार लेक भी महाराष्ट्र में, इसको भी जो है बेसिकली जो है वो रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। इस दोनों ही बोल सकते हैं कि प्लेस को एक ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस पर्टिकुलर प्लांट्स का नाम बताना है जो बेसिकली आपका जो है प्लेंटी ऑफ सनलाइट, जो आपके सनलाइट के अत्यधिक मात्रा में उसके लिए एडाप्टेशन के लिए गुड होता है, बेस्ट माना जाता है। तो उस पर्टिकुलर प्लांट या फिर पौधे को किसके नाम से जानते हैं? जीरोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, नियोफाइट्स या फिर प्रोटोफाइट्स। तो मैक्सिमम आंसर लगाएंगे जीरोफाइट्स, लेकिन ये आपके रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स बोलते हैं। जैसे कि आपका नागफनी हो गया, लेकिन हेलियोफाइट्स जो बोल सकते हैं, हेलियो मींस बेसिकली आपका जो है वो सनलाइट से रिलेटेड होता है ये वर्ड। तो आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस प्लांट को बहुत सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हेलियोफाइट्स। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। ये बेसिकली आपका ये जो नियोफाइट क्या होता है, बॉटनी में इसको यूज करते हैं कि आपके ये नेटिव नहीं होते हैं ऐसे प्लांट को उस पर्टिकुलर आपके जियोग्राफिकल रीजन के, तो ऐसे प्लांट को हम नियो टाइप कहते हैं। क्लियर, और उसके बाद से ये आपका टेरिडोफाइट्स होते हैं, ना कि आपका एक ऑप्शन में और भी पॉइंट था ना, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रोटोफाइट्स नहीं होता है, आपका टेरिडोफाइट्स होता है। तो टेरिडोफाइट्स में बेसिकली आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स आपके फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स इट मींस इसमें फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ ना ही फ्रूट देखने को मिलेगा, और ये वैस्कुलर
फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होता है क्योंकि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम हमें देखने को मिलता है। जाइलम बेसिकली आपका ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और ये फ्लोएम आपके फूड की ट्रांसपोर्टेशन में आपका हेल्प करता है। और ये आपका फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट जिसे कंसीडर किया जाता है टेरिडोफाइट्स को। क्लियर, इसमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलता है। पहला आपका ये टिश्यू टेरिडोफाइट्स में ये देखने को मिलता है। क्लियर, इसी के साथ आपका ये इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।